हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मनजीत सिंह चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। हम लोगों ने अनुसूचियों को पढ़ा था। उसके बाद आज की क्लास में हम लोगों ने अनुसूचियों को लेकर के जितने भी प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, या जिस भी एग्ज़ाम में आज तक की 20 साल की परीक्षाओं में जितने सवाल आ चुके हैं या जितने संभावित प्रश्न आ सकते हैं एग्ज़ाम में, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो जितने बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है, आज पहली बार मेरा क्लास देख रहे हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्लास देख सकते हैं। और क्लास देखने के बाद जो बच्चे मेरा इंडिविजुअल पॉलिटी की क्लास करना चाहते हैं, चाहे समीक्षा अधिकारी के लिए या बिहार अभी एसआई का वैकेंसी आ गई है, या यूपीएसआई के लिए या पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, वह इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इंडिविजुअल एडमिशन फ्रेंड्स ले सकते हैं। नंबर है 7068507275। जिन बच्चों को इंडिविजुअल पॉलिटी पे अपनी मजबूत पकड़ बनानी हो, वो अपना इस नंबर पे कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। आज की अब क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहला प्रश्न फ्रेंड्स है कि राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। अब आपको केवल यहाँ फोकस करना है। इतना बड़ा प्रश्न है, आप यहाँ एकदम कंफ्यूज हो गए होंगे कि इतने बड़े प्रश्न का आंसर कैसे दिया जाए, जबकि इसका मूल प्रश्न यहाँ पे है। तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने 12 अनुसूची पढ़ाई हैं। तो वेतन की बात किस अनुसूची में की गई? अनुसूची 2 में। संघ और राज्य के पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते की बात किस में की गई है? अनुसूची 2 में की गई है। अनुसूची 3 में शपथ ग्रहण है। अनुसूची 1 में राज्य एवं संघ राज क्षेत्र है। और यहाँ पूछा क्या गया? वेतन की बात। अब पूरे क्वेश्चन को आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आंसर लगा देना है द्वितीय अनुसूची में। किस अनुसूची में फ्रेंड्स? द्वितीय अनुसूची में इन सारे पदाधिकारियों के वेतन के संबंध का प्रावधान किया गया है। एकदम क्लियर होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे संविधान की पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। और यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में क्या है? अभी अभी आपने देखा, वेतन एवं भत्ता। तृतीय अनुसूची में क्या है? शपथ ग्रहण। और चौथी अनुसूची में क्या है फ्रेंड्स? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा की बात चौथी अनुसूची में किया गया है। तो 4 अनुसूचियां आपको यही एक साथ तैयार हो गई कि प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, द्वितीय अनुसूची में वेतन एवं भत्ता, तृतीय अनुसूची में शपथ ग्रहण, और चतुर्थ अनुसूची में किसकी बात की गई है? राज्यसभा के सीटों का बंटवारे की बात। पूरे डिटेल में मैंने पढ़ाया है। जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हो, वीडियो में जाके पूरे अनुसूची के लेक्चर को आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? अभी अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है फ्रेंड्स। तो आपको पता है कि भाषाओं से नहीं, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। हाँ, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो थोड़ा सा प्रश्न कभी कभी घुमाता है, तो उसके ऑप्शन को अच्छे से पढ़ा करिए। और आप ढूंढ रहे होंगे, हो सकता है इनमें से कोई अगर नीचे ऑप्शन होता तो आप जल्दबाजी में ऑप्शन को पढ़ते कि राज्यसभा, भाषा, शपथ, तुरंत आप इनमें से कोई नहीं लगा देते। जबकि यहाँ आंसर आपका लगा छिपा हुआ है कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से यह अनुसूची 4 में है, भाषाओं से यह अनुसूची 8 में है, और शपथ ग्रहण का संबंध जो है वह अनुसूची 3 में है। इस प्रकार से मैंने चारों ऑप्शन को अच्छे से क्लियर कर लिया। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स ना, तो एक बार जब आप 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका रिपीटेशन कम से कम 3 से 4 बार होता है, और एक साथ कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 74 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि हमारे मूल संविधान में, अर्थात 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी।
लेकिन समय समय पर संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ अनुसूचियों को इसमें और जोड़ा गया और वर्तमान स्थिति ये है कि वर्तमान में 12 अनुसूची हमारे संविधान में हैं और उस 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें नगर निगम के प्रावधान, नगर पालिका का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 74वें संविधान संशोधन को किस अधिनियम के द्वारा, संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 12वें अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो आइए इसी समय हम लोग और भी देख लेते हैं इन सारे अनुसूचियों को किस किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची को फ्रेंड्स प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 10वीं संविधान अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है, जबकि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। उसके आगे का प्रश्न है कि 11वीं अनुसूची को भी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। और आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था। इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपका 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को किस अमेंडमेंट के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ेगी? प्रश्न क्या पूछा है? 73वां। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन कितना भी घुमाया जाए हमारे लिए आंसर देना बहुत ईजी हो गया फ्रेंड्स। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के प्रावधान की बात की गई थी। किसके लिए? ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी और इसके अंतर्गत कितने विषयों को रखा गया था? 29 विषयों को रखा गया था, जबकि नगर पालिका के अंतर्गत 18 विषयों को रखा गया था। और ग्राम पंचायत सबसे पहले कब लागू किया गया फ्रेंड्स? तो राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिलों में सबसे पहले इसे लागू किया गया। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल का प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार से दल बदल के आधार पर कोई व्यक्ति या कोई सांसद या विधायक अयोग्य माना जाता है। इसका प्रावधान हमारी 10वीं अनुसूची में किया गया है और 10वीं अनुसूची को हमारे संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, पहले संविधान संशोधन के द्वारा, और पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था फ्रेंड्स। ये भूमि सुधार से संबंधित है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के फैसले के पहले ऐसे सारे अधिनियम जिन्हें 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था, उसे न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार नहीं था। लेकिन जिस दिन से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का प्रभावी होता है, जो ये 24 अप्रैल 1973 को यह प्रभावी होता है, और 24 अप्रैल 1973 के बाद से ये फैसला लिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी अधिनियम को 9वीं अनुसूची पर डाला जाएगा, उस पर न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? अब आप ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। मूल की बात जब आएगी, मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है, आपको कंफ्यूज नहीं होता। जब भी पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो मूल संविधान में 8 थीं, जबकि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो यहाँ पे मूल शब्द को पूछा गया है, और मूल का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? कि मूल का मतलब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि मूल का मतलब ये हुआ कि 26 नवंबर 1 मिनट फ्रेंड्स, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि 26 नवंबर 1973
1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है फ्रेंड्स, वर्तमान में हमारे साथ 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है मूल संविधान, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 अनुसूचियां हो जाएंगी। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? यह प्रश्न क्या पूछा गया फ्रेंड्स, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो अंतिम रूप से पारित का मतलब ये हुआ कि वही जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ 26 नवंबर 1949 को। उस समय कितनी अनुसूचियां थी फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, उस समय अनुसूचियों की संख्या जो थी वह 8 थी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? वही प्रश्न है फ्रेंड्स, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो वही आपकी 8 अनुसूचियां थी। जब तक आपसे ये प्रश्न न किया जाए कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तब तक आपका आंसर 12 नहीं होगा। जब पूछा जाएगा वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तब आप 12 बताएंगे। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। वर्तमान में देखिए, अब ये प्रश्न पूछा गया, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। जबकि आपको जैसा कि पता है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को समय समय पर संविधान संशोधन के माध्यम से इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? एसएससी 2001 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो 10वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है। और 10वीं अनुसूची को आपको मैंने कई बार बता दिया, 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये क्वेश्चन मिस्टेक से आया फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। किस राज्य का आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु। ये करंट का क्वेश्चन है, बाद में से परिवर्तन किया गया था कि किस राज्य आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु को। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? मैंने डिटेल में भी समझाया फ्रेंड्स, ये 9वीं अनुसूची ऐसी है जिसमें किसी अधिनियम को सम्मिलित करने के पश्चात उस पर न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको ध्यान रखना है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद केशवानंद भारती केस जब से प्रभावी होता है, उसके बाद से अगर कोई अधिनियम 9वीं अनुसूची में डाला जाता है तो उस पर न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये पूछा गया है कि किसी अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो 9वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है फ्रेंड्स? 9वीं अनुसूची है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 8वीं अनुसूची का संबंध फ्रेंड्स किससे है? भाषा से है। आपको जैसा कि पता है फ्रेंड्स, हमारी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषा का प्रावधान रखा गया है। पहले हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को सबसे पहले जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया फ्रेंड्स? सिंधी को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद क्रमशः 16वीं, 17वीं और 18वीं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद आगे चलकर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन 2004 के माध्यम से जोड़ा गया। और इस प्रकार से वर्तमान में हमारी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और इस 22 भाषाओं में फ्रेंड्स हिंदी को सम्मिलित किया गया है, लेकिन अंग्रेजी को सम्मिलित नहीं किया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि 22 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त हैं उसमें संवैधानिक दर्जा अंग्रेजी को नहीं दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं 8वीं अनुसूची को लेकर कैसा भी प्रश्न पूछा जाएगा आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
भारतीय संविधान की 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अभी अभी आपने पढ़ा है 8वीं अनुसूची में। 7वीं में क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। 9वीं में क्या है? भूमि सुधार। और 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। और प्रश्न क्या पूछा गया है? 22 भाषाओं का प्रावधान कहाँ रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये प्रश्न सीडीएस 2016 में आया है, तो 6ठी अनुसूची से। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं हम लोग। इसमें व्याख्या नहीं है कोई खास, तो इसको ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? जैसा कि आपको पता है कि अनुसूची 1 में संघ राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, अनुसूची 2 में वेतन, अनुसूची 3 में शपथ ग्रहण और अनुसूची 4 में किसका प्रावधान है फ्रेंड्स? राज्यसभा में सीटों के बंटवारे की बात कही गई है। और यहाँ पे क्या पूछा है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आवंटन का मतलब क्या हुआ फ्रेंड? बंटवारा। और किस अनुसूची में है? चतुर्थ। प्रथम, द्वितीय और तृतीय मैंने अभी अभी आपको बता दिया। आगे चलते हैं। मैं बार बार रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है फ्रेंड्स, अगर पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे और सारे क्वेश्चनों को मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो पहली बार भी अनुसूची पढ़ रहे होंगे, फिर किसी भी एग्जाम में आपका अनुसूची के प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यूपी पीसीएस 2015 में ये सवाल पूछा गया। पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज संबंध से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि पंचायती राज का संबंध 11वीं अनुसूची से है, नगर पालिका का संबंध 12वीं अनुसूची से है और केंद्र राज संबंध का संबंध 7वीं अनुसूची से है। और प्रश्न पूछा गया है 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। क्लियर हो रहा फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब ऐसे प्रश्न जब आप आते हैं तो अक्सर क्वेश्चन को ही स्किप कर देते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं। एनडीए 2016 में ये प्रश्न पूछा गया। स्टैंडर्ड यूपीएससी कंडक्ट कराती है परीक्षा और ये अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करती हैं। देखिए कितने आसान प्रश्न है। अगर सारी चीज़ों को आपने अब तक समझ लिया तो आप खुद इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो गलत है उसी को पकड़ना है हमें। 8वीं अनुसूची भाषा है तो सही है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। दूसरी अनुसूची शपथ नहीं, अनुसूची का कार्ड तो 2 में है, इसका मतलब ये गलत है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, ये भी सही है। 10वीं अनुसूची में दल बदल, ये भी सही है। पूछा क्या है? कौन सा सही नहीं है? तो मेरा दूसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण नहीं बल्कि यहाँ पर वेतन और भत्ते की बात की गई है। एकदम क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के विशेष बात उपबंध है? तो यह हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। 5वीं और 6वीं अनुसूची को लेकर कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इतना ध्यान रखिएगा कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। वहाँ लगभग 10 राज्य हैं, लेकिन अनुसूची 6 में केवल जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के प्रबंधन की बात की गई है और वहाँ पर केवल 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। वहाँ मणिपुर नहीं है। और यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तो ये कौन सी अनुसूची होगी आपकी? यहाँ तो 5वीं 6ठी है ही नहीं है, इसका आंसर आपका डायरेक्ट क्या हो गया? 5वीं अनुसूची। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधी संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं, इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं इस प्रश्न को। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन अभी अभी मैंने बताया अनुसूची 6 में, इसका मतलब ए का हो जाएगा 4। फिर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अखिल भारतीय सेवाएं की बात जो की गई है इसका अभी छोड़ दीजिए। आपको हो सकता है ये पहली बार सुन रहे हैं। और नीचे देख लीजिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुसूचित क्षेत्रों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र, ये 6ठी अनुसूची में आपका आ गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन की बात यहाँ पे हो जाएगी। वेतन की बात हमारा कहाँ जाएगा? दूसरी अनुसूची में जाएगा।
और उसके बाद फिर पूछा गया अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात, ये आपके 5वीं अनुसूची में हो जाएगा। इसका मतलब डी का आपका 2 हो जाएगा। और जो बचा आपका अखिल भारतीय सेवाएं, वो डायरेक्ट सीधा कहाँ आ गया, 7वीं अनुसूची में आ गया है। क्योंकि आपको याद आ रहा होगा फ्रेंड, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत मैंने 3 सूचियाँ बताई थी, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, और संघ सूची के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई थी। इसलिए 7वीं अनुसूची के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं आएंगी। अब यही आगे आपको कूट में आंसर देना रहता है फ्रेंड, तो इसमें कुछ नहीं है, जितने आंसर मैंने बताए हैं वो आप इसका मिलान कर लीजिए, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधी संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। 8वीं अनुसूची, सीधा बोलिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय भाषाओं की सूची। 9वीं अनुसूची, इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय, यही हो गया, आपको पहले से पता है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। उसके बाद फिर क्या पूछा गया है, 9वीं अनुसूची हो गया, 10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं अनुसूची में पंचायत, और यही आप करके आंसर मिला देना है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए फ्रेंड्स आप एक रास्ता और चुन सकते हैं। जैसे अगर आपको 11वीं अनुसूची क्लियर है कि डी का तो 4 होगा, तो यहीं पे आप चेक करिए कि डी का 4 कहाँ से दिया गया है, तो आप चेक कर सकते हैं, इसमें है और इसमें है, इसका मतलब मेरा आंसर ये और ये नहीं है। और पहला आप चेक कर लीजिए फ्रेंड्स, और पहले में क्या दिया गया है, पहली आपका है 8वीं अनुसूची भाषा, और भाषा 3 में है, तो ए का 3 किस में है। आपने पहले क्या देखा फ्रेंड्स, ये दोनों तो हमारे पहले ही कट गए थे, ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि मैंने 4 से ये कंफर्म कर लिया, या तो मेरा आंसर ए होगा या तो डी होगा। और मैंने दूसरा आंसर भी क्लियर कर लिया, ए का 3 होगा, तो ए का 3 किस में मिला, डी का 3, तो इसमें मिला, इसका मतलब आपका आंसर 4 हो जाएगा। तो कुल मिला करके वहाँ से मिलान करके आप आंसर आराम से चेक कर सकते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, 5 की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा, ए का 3, ए का क्या हो गया फ्रेंड्स, 3 हो गया। षष्ठ अनुसूची मतलब 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र, अष्टम अनुसूची में भाषा, नवम अनुसूची में भूमि सुधार। अब आप यहाँ से देख लीजिए, ए का 4, ए का 3 और आपका बी का 4, तो आंसर चेक कर लेंगे, इतने से आपका आंसर हो जाएगा। ए तक का 3, बी का 4 कहाँ मिला, ए का 3 बी का 4, डायरेक्ट आपका सी आंसर हो गया। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। थोड़ा सा टफ प्रश्न है, मैंने जितने इजी प्रश्न थे पहले स्टार्टिंग में करा दिए। जो बड़े एग्जामों में प्रश्न आ सकते हैं, जहां आपको फंसाया जाएगा, उन सारी चीज़ों को भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट लेवल की चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। सारे प्रश्नों का जवाब बड़ी आसानी के साथ आप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको इस प्रश्न को भी दिखाते हैं। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, प्रथम अनुसूची, क्लियर हुआ 1 का ए। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, द्वितीय अनुसूची, ये भी सही है। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, तृतीय अनुसूची, ये भी सही है। और राज्यसभा में राज्यों का केंद्र में प्रशासन, ये भी चौथी अनुसूची में है। इसका मतलब हमारा डायरेक्ट आंसर मिल रहा है 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। और नीचे कूट में देखिए, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है, वही आपका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हुआ फ्रेंड, आंसर मेरा हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बस 2-3 प्रश्न और बने चाहिए फ्रेंड्स। कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। फिर से, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, 7वीं अनुसूची। भाषा का उल्लेख, 8वीं अनुसूची। भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची। और आगे देखते हैं, दल बदल विरोध अधिनियम, 10वीं अनुसूची। इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ पे 1, 2, 3, 4 होगा, और इसका भी आंसर हो जाएगा डी। सारी चीज़ों को हम लोग दूसरी और तीसरी बार पढ़ रहे हैं, इसलिए कोई समस्या अब नहीं आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, 8 की तरफ। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था यहाँ से प्रश्न बनता है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है। ये किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम में लागू होती है, मेघालय में भी लागू होती है, त्रिपुरा में भी लागू होती है, लेकिन मणि में नहीं, क्योंकि मणि किसके पास है, नागिन के पास है। ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। यहाँ पर मिजोरम होगा, मणिपुर नहीं होगा। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा गया है कौन नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ।
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी 2012 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। और मैंने कई बार ये बता दिया है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से इसे हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? चतुर्थ अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। जरा देखिए सीटों का बंटवारा कहाँ की बात हो रही है? ये राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा, या आदिवासी क्षेत्रों के शासन में संबंधित प्रावधान, और फिर दिया है संघ और राज्य की मध्य शक्तियों का बंटवारा। ये तो अनुसूची 7 में है। संविधान के सूचित भाषाओं की बात हो जाएगी, अनुसूची 8 में है। या आदिवासी क्षेत्रों के शासन से प्रबंधित करता है, ये बात तो है नहीं। तो चौथी अनुसूची का आंसर क्या होगा? आंसर बी हो जाएगा, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। यदि भारत को एक नए राज्यों का सृजन करना है तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान पहली अनुसूची में। कौन सा टफ प्रश्न था और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया फ्रेंड्स? IAS 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। और आपको पहले से ही पता है कि अनुसूची 1 में राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों की बात की गई है। तो चाहे नए राज्यों का निर्माण का बात होगा, चाहे राज्यों के बंटवारे की बात होगी, वह सारा परिवर्तन कहाँ करना पड़ेगा? अनुसूची 1 में करना पड़ेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णन करता है? IAS 2004 पूछ रहा है। बस तुरंत अपने माइंड में क्लिक करिए, चौथी अनुसूची में है क्या? राज्यसभा की सीटों को बंटवारा। जरा देखिए कहाँ पे राज्यसभा की सीटों के बंटवारा की बात हो रही है। संघ एवं राज्य की शक्तियों का वितरण अनुसूची 7 में है। इसमें संविधान की भाषाएं, ये तो अनुसूची 8 में है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध अंतर्विष्ट, और इसमें तो अनुसूची 6 में है। और इसमें राज्यसभा के स्थानों की आवंटन का मतलब हुआ बंटवारा, ये अनुसूची 4 के बारे में सही वर्णन करता है। इसलिए मैंने IAS 2004 के प्रश्नों को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, शायद ये लास्ट क्वेश्चन आपका होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित दी गई अनुसूचियों में कौन सी राज्यों के नामों तथा उनकी सूची राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? पहली सूची। कौन सी सूची होगी? पहली अनुसूची। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? बिहार SSC 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है और शायद 5वीं और 6वीं बार ये प्रश्न कर रहे हैं और आपको रट भी गया होगा। ये प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 और यही हमारा क्या है? पूरे अनुसूची का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? मतलब आपको यहाँ पे ये बताना है फ्रेंड्स कि इसमें से कौन सी अनुसूची ऐसी है जो संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ी गई है, वह हमारे मूल संविधान में थी। तो इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अधिक से अधिक सॉल्व करिए। सफलता का एकमात्र सूत्र है पढ़ने के बाद जितना अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने आप परिपक्व होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को करने के तरीका क्लियर होता है, प्रश्नों को समझने का तरीका क्लियर होता है। जल्दबाजी में आप गलतियाँ क्या करते हैं वो चीज़ें आप क्लियर होती हैं। तो कई बार क्या हो सकता है प्रश्न समझने में थोड़ा गलती हो जाए। यहाँ बड़ा ही आसान प्रश्न पूछा गया है लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको गलती कर देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो आपको पता है कि 8वीं अनुसूची को नहीं जोड़ा गया था, जबकि 9वीं, 10वीं और 11वीं अनुसूची को क्रमशः प्रथम संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोगों ने अनुसूची के प्रश्नों को पिछले 20 साल में जितने प्रश्न हमारे एग्जाम में आए और आगामी परीक्षाओं में जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन सारे प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हम लोगों ने सॉल्व किया। इसी तरीके से 30 से 35 चैप्टर पूरी पॉलिटी भी हमारे हैं। अगर सारे प्रश्नों को ऐसे सॉल्व कर लें और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से तैयार कर लें तो पॉलिटी भी इतनी मजबूत हमारी पकड़ बन सकती है कि किसी भी एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होंगे। जो बच्चे मेरा इंडिविजुअल क्लास करना चाहते हैं, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, 7068507275 पे कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।